Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पॉलिटी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक तो पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फिर पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। आज हम उसके बारे में कुछ फैक्ट्स और कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, और फिर इसके बाद हम डिटेल में एक एक करके फंडामेंटल राइट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और रिमेंबर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई। केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट इज़ द मॉडर्न नेम फॉर व्हाट हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज नेचुरल राइट। ये था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। तो आइए देखते हैं फिर क्या है फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स को बोला गया है दीज आर बेसिक इनएलिएनेबल राइट्स। ये वो राइट्स है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपके लिए हमेशा रहेंगे, और स्टेट का हक बनता है कि वो आपके इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे और नरिश करे। इनका मेन मकसद क्या है? ताकि जो इंसान है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। और इनका मोटो ही क्या है? फंडामेंटल राइट्स का मोटो ही है कि आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करे। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम है कि सोशल डेमोक्रेसी प्रमोट करे, इसी तरह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स का मोटो है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के क्या है, उससे क्या होता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से उससे आती है गवर्नमेंट ऑफ लॉ। गवर्नमेंट ऑफ लॉ, कानून की गवर्नमेंट आती है, ना कि इंसानों की गवर्नमेंट आती है। हर किसी इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर कोई चाहेगा अपने हिसाब से रूल करे, लेकिन कानून ही एक चीज़ है जो हर किसी इंसान को एक ही नज़र से देखता है। उसी एक ही नज़र से जब कानून देखता है तो उसी से यूनिटी आ जाती है कंट्री में। लॉ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द लॉ आनी चाहिए। कानून हर किसी को एक ही नज़र से देखता है, ना कि वरना इंसान तो अपने आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से देखता है, कभी भेदभाव भी करता है। मेन मकसद फंडामेंटल राइट्स का यही है। अब बहुत ही ज़रूरी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है और यूपीएससी तक भी पूछता है। क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स है और स्केड्यूल्स है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं और कितने स्केड्यूल्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, यह है पार्ट थर्ड में जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट। पार्ट थर्ड को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। बैरन्स, कुछ बिजनेसमैनों ने किंग से रिटन डॉक्यूमेंट पे मांगा था कि हमें ये राइट्स चाहिए। वो माना जाता है पहला फंडामेंटल राइट इन द रिटन फॉर्म। कौन? मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन। तो आर्टिकल 12 to 35 है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35। और ये किससे डिराइव किया गया? यूएसए से। जैसे कि आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उस टाइम पे एट ऑलमोस्ट 60 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड पढ़े गए जिनसे बहुत सारी चीज़ें डिराइव की गई। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से डिराइव की गई? डिराइव्ड फ्रॉम यूएसए, यानी कि बिल ऑफ राइट्स से डिराइव की गई। इसके बाद है कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है टू एवरी पर्सन और कुछ है एक्सक्लूसिवली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हर किसी के लिए है, यानी कि चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियन हो, लेकिन कुछ है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। वो कौन कौन से है वो हम आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कौन किसके लिए है। दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर जस्टिफाइबल। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट मतलब अगर आपको कोई फ्रीडम दी गई है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या आप कुछ भी बोल सकते हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं टीवी पे जाके दंगे नहीं भड़का सकता। ऐसा मैं एक मज़हब को दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं भड़का सकता। ऐसा मैं नहीं कर सकता। ये तो फिर इसीलिए बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है।
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन तय करता है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। वो करता है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ ये चीज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रखनी पड़ती है, वार होता है उस टाइम पे ख्याल रखना पड़ता है, यूनिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख के, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, वो सब ध्यान में रख के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ये नहीं कि हर कोई कुछ भी बोल सकता है। होप आपको ये समझ आ रहा है, इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है। जस्टिफाइबल, जस्टिफाइबल मतलब अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और स्टेट गवर्नमेंट आपसे छीनती है तो आप क्या करोगे? अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो जाती है, आपको किसी फंडामेंटल राइट से हाथ धोना पड़ता है, तो आप क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? आप किसके पास जाओगे? तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। आप कोर्ट के पास जा सकते हो, जिसको बोलते हैं एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि आप कोर्ट के पास जाके ये बोल सकते हो कि मेरी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो गई है, मेरी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो गई है। तो ये है जस्टिफाइबल का मतलब। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब है मेन चीज़ कि दो चीज़ें होती है, एक होता है लीगल राइट, दूसरा है फंडामेंटल राइट। इनकी डिफरेंस क्या है? लीगल राइट की फ़र्क क्या है और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या फ़र्क है? लीगल राइट जो होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ विच द पार्लियामेंट इनैक्टेड। आप सब लोगों को पता है कि जैसे कि जीएसटी लाया गया, किसने लाया? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने लाया। पार्लियामेंट में बिल पास हो गई तो बन गया एक्ट। जो पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं उससे एक्ट बन जाता है, उन्हीं को बोलते हैं ऑर्डिनरी लॉज विच पार्लियामेंट इज इनैक्टिंग। तो क्या जीएसटी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं था। अब जीएसटी से रिलेटेड जो भी सारे प्रोविजन है वो किससे प्रोटेक्ट किए जाते हैं? जो जीएसटी का लॉ बनाया गया उसी से वो जीएसटी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस प्रोटेक्ट किए जाते हैं। वो लीगल राइट, इसका मतलब वो किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? जो पार्लियामेंट ने पास किया है लॉ उसी से अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी फंडामेंटल राइट है वो पहले से मेंशन था किस में? कॉन्स्टिट्यूशन में। यही डिफरेंस है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है इनको गारंटी करता है, प्रोटेक्ट करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन बहुत सारे लॉ जो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कौन बनाता है? उनको पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट ही उन लॉज को बना के उनको प्रोटेक्ट करता है। यही फ़र्क है लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में। लीगल राइट को प्रोटेक्ट करता है ऑर्डिनरी लॉ, फंडामेंटल राइट्स को गारंटीड और प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे प्रोटेक्ट करता है? अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। मतलब अगर वायलेशन हो गई आपके फंडामेंटल राइट्स की, आप या हाई कोर्ट भी जा सकते हो या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन सा आर्टिकल आपको पावर देता है? आर्टिकल 32। अगर हाई कोर्ट जाओगे तो कौन सा आर्टिकल पावर देता है? आर्टिकल 226। ये बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिकल 32 की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, और आर्टिकल अगर हाई कोर्ट जाओगे तो आर्टिकल 226। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे। यह है प्रोटेक्शन और गारंटी हमारे फंडामेंटल राइट्स की। आगे बढ़ते हैं। अब बात है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स परमानेंट है? क्या ये परमानेंट है? क्या ये हमेशा के लिए एक इंसान को दिए जाएंगे या कभी इनको सस्पेंड भी किया जाएगा? जवाब है हाँ, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। अब मसला कब? अब मसला है कब? तो देश में कभी कोई इमरजेंसी टाइप आ जाती है, कभी वॉर किसी कंट्री से हो जाता है, कभी कंट्री के अंदर कुछ लोग आंदोलन करते हैं, रिबिलियन, हथियार उठा के स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं। उस टाइम पे इमरजेंसी जब लागू की जाती है, इमरजेंसी कौन लागू करता है? इमरजेंसी लागू करता है प्रेसिडेंट। इमरजेंसी कौन लागू करता है? प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल की वजह से? आर्टिकल कौन पावर देता है उसको इमरजेंसी लगाने का? आर्टिकल 352। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। आर्टिकल 352 की वजह से प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के दो रीज़न हैं, या तो आर्मड रेबिलियन, या तो आर्मड रेबिलियन, या तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे है। आर्मड रेबिलियन की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी लागू की जाएगी उसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। अगर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से की जाएगी उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो अब अगर नेशनल इमरजेंसी लागू की गई
सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? लाइफ एंड डिग्निटी से रिलेटेड और कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से रिलेटेड है। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब नेशनल इमरजेंसी लागू की जाएगी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये पूछा जा सकता है कौन आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। लेकिन बहुत ही ज़रूरी एक और पॉइंट है, जो आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल 19 है ये सिर्फ और सिर्फ तब सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी लागू की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, न कि इंटरनल आर्मड रेबिलियन। यानी कि इंटरनल इमरजेंसी अगर लागू की गई तब जाके आर्टिकल 19 प्रोटेक्टेड रहेगा, ये सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बुनियाद पे इमरजेंसी आ गई तब जाके आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। तो आर्टिकल 19 की एक ही शर्त है, क्या? सस्पेंड होने की। इसका मतलब जो इमरजेंसी है वो लागू होनी चाहिए किसकी बुनियाद पे? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बुनियाद पे। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बुनियाद की, यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लागू होगी तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। अब इसकी वजह से जब इमरजेंसी लगाई गई तो प्रेसिडेंट के पास पावर ये भी है कि वो कोर्ट्स, जो हमारे राइट था पहले कि हम आर्टिकल 32 की वजह से सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आर्टिकल 226 की वजह से हाई कोर्ट जा सकते, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वो जो हमारा राइट है वो छीन सकता है, उसको बंद कर सकता है, उसको सस्पेंड करेगा। यानी कि हम कोर्ट नहीं जा सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लागू की गई है। उस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट को स्पेसिफिकली एक सस्पेंशन ऑर्डर निकालना पड़ता है। ये नहीं कि खुद से खुद हो जाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन आ गया, वार हो गया तो खुद से खुद हो गया क्या सस्पेंड, नहीं। उसके लिए प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर निकालना पड़ता है जिसकी वजह से पहले इमरजेंसी लागू की जाती है, फिर एक ऑर्डर निकलता है कि सस्पेंड हो गए क्या राइट्स हो गए। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स की एक और लिमिटेशन है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है? जो आर्मड फोर्सेज है, हमारे पुलिस फोर्सेज है, हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेज है, उनकी फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन इन पे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या प्रोहिबिट भी कर सकती है। यानी कि आर्मड फोर्सेस को, जो एक आम इंसान को फंडामेंटल राइट्स है वो एक आर्मड फोर्सेस को नहीं होते, पुलिस फोर्सेस को नहीं होते। क्यों? क्योंकि देश की सिक्योरिटी का सवाल है, देश की यूनिटी का सवाल है। ये नहीं कि कोई कल को कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में होगा तो वो कल को कुछ भी बोलेगा, वो सारे राज फाश करेगा। ऐसा नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं अलाउ किया जाएगा। इन्हीं को बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इनको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। इनमें जो भी पॉइंट्स है कि कौन सा आर्टिकल कब सस्पेंड हो जाता और कौन नहीं हो जाता, एक्सेप्शंस क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो गाइज अब यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जिनको हमें पढ़ना है डिटेल में। तो कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किस में रिलेटेड है, किस आर्टिकल में? 19 to 22। ये याद कर लीजिएगा, ये याद करना है, पहले इतना याद करना है कि कौन सा आर्टिकल किस में है। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24। फिर है फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो है आर्टिकल 29 to 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। अगर हमारा राइट वायलेट हो जाता है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं रिट। ये आपने वर्ड सुना होगा, रिट करना, कोर्ट में रिट करना। तो कौन सी रिट हम करेंगे, किस बुनियाद पे रिट करेंगे, उसके बहुत सारे टाइप्स है, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। फंडामेंटल राइट्स को तो बचाना है, कोर्ट तो जाना है, कोर्ट के जाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसी को बोलते हैं रिट। कोर्ट में जाने का जो प्रोसीजर है उसको क्या बोलते हैं? रिट। वो रिट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, कितने टाइप्स है उसी को आर्टिकल 32 में हमें पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। गाइज आई होप यू एन्जॉयड द लेसन। मैंने इसको ब्रीफ रखा ताकि आपको मेन फैक्ट्स और फीचर्स बता दूं, तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा प्लीज़ एंड प्लीज़। सब्सक्राइब टू माय चैनल, योर सब्सक्रिप्शन इज़ योर मोटिवेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।